जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय शुरू किए थे और उसमें हम आपको बताए थे पौधों में जो अनुवर्तन की क्रिया होती है उसके बारे में बताए थे कि कैसे बाह्य उद्दीपन के अनुसार पौधों के कई भागों में क्या होता है, वृद्धि होता है, गति होता है। और बाह्य उद्दीपन के अनुसार जब पौधा के विभिन्न भागों में वृद्धि होता है या गति करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोले थे, अनुवर्तन बोलते थे। और फिर अनुवर्तन को हम लोग क्या किए थे, अलग अलग भागों में डिवाइड किए थे। आज उसी में आगे पढ़ना है पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। तो हेडिंग डाल सकते हैं पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है। हम आपको बताए थे कि जंतुओं में जो नियंत्रण होता है वो दो चीज़ों के द्वारा होता है तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है और वो हार्मोन के द्वारा भी होता है। लेकिन पौधा जो होते हैं उनमें तंत्रिका तंत्र उपस्थित नहीं होता है। तो पौधों में सिर्फ और सिर्फ जो रासायनिक विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का जो नियंत्रण होता है वो रसायन के द्वारा होता है। कहने का मतलब पौधों में रासायनिक अनुवर्तन पाया जाता है। तो हेडिंग डालेंगे पौधों में रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। पौधों में रासायनिक या पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय। और इसमें लिखेंगे पौधों में विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय विशेष प्रकार के रसायन द्वारा होता है। कि पौधों में जो विभिन्न क्रियाएं, कोई भी क्रिया है उनका जो नियंत्रण एवं समन्वय होगा वो एक विशेष प्रकार के रसायन द्वारा होता है जिसे पादप हार्मोन या उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं फाइटो हार्मोन। इसे पादप हार्मोन और इंग्लिश में क्या कहते हैं, फाइटो हार्मोन कहते हैं। तो पौधा में जो नियंत्रण एवं समन्वय होता है वो विशेष प्रकार के रसायन द्वारा होता है और उस रसायन को हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहता है। हार्मोन का डेफिनेशन हम लोग जब जंतुओं का नियंत्रण पढ़ेंगे उस समय बताएंगे हम आपको कि हार्मोन जो होता है, इसे सुन लीजिए कि हार्मोन जो होता है वो अल्प मात्रा में स्रावित होने वाला एक रसायन होता है जो अंतःकोशिकीय संदेश वाहक का क्या करता है, कार्य करता है। और ये शरीर के एक, हम लोग जंतुओं की अगर बात करें तो जंतुओं के शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ये रक्त के द्वारा संचालित होता है। जब पढ़ना होगा उस समय पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर सीधा से याद रखना है कि एक विशेष प्रकार का रसायन है जो पौधा में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करता है और उस रसायन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोन या फाइटो हार्मोन बोलते हैं। पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन। आता है कि पादप हार्मोन के विशेष गुण। हेडिंग डालेंगे पादप हार्मोन के विशेष गुण। पादप हार्मोन के कौन कौन से गुण होते हैं। पहला गुण तो होता है कि पौधा में कोई भी क्रिया होता है, विभिन्न प्रकार के जो उपापचयी क्रिया होते हैं उन सभी क्रियाओं का ये क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। पहला पॉइंट वही होगा कि पौधा में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का ये क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं पादप हार्मोन पौधा में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। अब बात आता है कि उपापचयी क्रिया क्या होते हैं। तो शरीर में होने वाले समस्त रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी जीव है, कोई भी जीव है, चाहे वो एक कोशिकीय जीव है या बहुकोशिकीय जीव है, उस जीव के शरीर में होने वाले समस्त रासायनिक अभिक्रिया जो होते हैं, केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, उस रिएक्शंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उपापचयी क्रिया बोलते हैं। और ये ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन कह सकते हैं कि कैटाबोलिक रिएक्शन होगा या कौन सा रिएक्शन होगा, एनाबोलिक रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये दो प्रकार के रिएक्शन होते हैं और दोनों रिएक्शन को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, उपापचयी क्रिया कहते हैं, जिनका नियंत्रण किसके द्वारा होता है, पादप हार्मोन के द्वारा होता है। सेकेंड अगर पॉइंट को देखें इसमें कि पादप हार्मोन जो होते हैं वो पौधा के एक भाग से स्रावित होते हैं और उनका जो कार्यस्थल होता है वो दूसरा भाग। कहने का मतलब पादप हार्मोन पौधा के एक भाग से स्रावित होकर दूसरे भाग पर क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं, कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यही आएगा, पादप हार्मोन पौधा के एक भाग से
एक भाग से स्रावित होकर दूसरे भाग में कार्य करते हैं। एक भाग से स्रावित होकर दूसरे भाग में कार्य करते हैं। और तीसरा आखिरी जो गुण होता है पौधा के कि पादप हार्मोन जो होते हैं वो विसरण क्रिया के द्वारा पौधा के एक भाग से दूसरे भाग में क्या करते हैं, गमन करते हैं, संचारित करते हैं। ठीक है, अधिकांशतः जो पदार्थों का परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है, विभिन्न जीवों में विसरण क्रिया के द्वारा ही होता है। तो नेक्स्ट हम आप लोग तीसरा पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं कि पादप हार्मोन विसरण क्रिया द्वारा, विसरण पढ़ चुके हैं हम लोग कि जब कोई पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गमन करता है, अपने आप गमन करता है, तो उसको हम लोग विसरण कहते हैं। विसरण क्रिया के बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना होगा तो 9th क्लास के जो चैप्टर फर्स्ट है उसके लास्ट में हम लोग पढ़े थे कोशिका झिल्ली द्वारा पदार्थों का परिवहन, तो वहीं पर विसरण क्रिया आपको पढ़ाया गया है। ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए वहाँ से देख सकते हैं। तो पादप हार्मोन ये जो है वो विसरण क्रिया द्वारा क्या होते हैं, वो एक भाग से दूसरे भाग में पहुँचते हैं। पादप हार्मोन विसरण क्रिया द्वारा एक भाग से दूसरे भाग में संचारित होते हैं। ये है पादप हार्मोन के विशेष गुण। इसको आप क्या करिए, नोट करिए, इसके बाद आगे देखते हैं। अब पादप हार्मोन के टाइप पढ़ना है, तो अगर हम लोग देखें तो पादप हार्मोन होते हैं रासायनिक संघटक, कि उस हार्मोन में कौन कौन से रासायनिक संघटक हैं और वो कौन कौन सा कार्य करता है। तो रासायनिक संघटक एवं उसके कार्य के आधार पर जो पादप हार्मोन होते हैं उनको मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। देखते हैं वो कौन कौन होते हैं। तो पहले हेडिंग डालेंगे पादप हार्मोन के प्रकार, या लिख सकते हैं ग्रे में कि रासायनिक संघटक एवं क्रियाविधि या कार्य कर सकते हैं के आधार पर पादप हार्मोन मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो प्लांट हार्मोन होता है, पादप हार्मोन होता है, उसका नाम है ऑक्जीन होता है। ठीक है, सेकेंड जो होता है आपका वो है जिब्रेलिन। थर्ड जो आपका हार्मोन होता है उसका नाम है साइटोकाइनिन। फोर्थ जो होता है उसका नाम है एब्सिसिक एसिड, या शॉर्ट में इसी को बोलते हैं ABA, एब्सिसिक एसिड। फिफ्थ जो होता है वो आता है एथिलीन या इथाइलिन कह सकते हैं, एथिलीन या इथाइलिन, एथिलीन। तो ये 5 प्रकार के पादप हार्मोन हैं। किसके आधार पर, रासायनिक संघटक की, उस हार्मोन का निर्माण जो हुआ है वह किन किन संघटकों के मिलने से हुआ है, किन किन पदार्थों के मिलने से हुआ है, किन किन रसायनों के मिलने से हुआ है, उसके आधार पर उनका कार्य क्या है, वो उनकी क्रियाविधि कैसी है। इसके आधार पर जो पादप हार्मोन होते हैं उनको हम लोग कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 5 भाग में। पहला आता है ऑक्जीन, सेकेंड जिब्रेलिन, थर्ड साइटोकाइनिन, फोर्थ होता है एब्सिसिक एसिड, और 5वां जो हार्मोन होता है वो होता है एथिलीन। तो इसको नोट करिए और बारी बारी से इसको हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। तो पहला हेडिंग आएगा यहाँ पर ऑक्जीन आता है। ये ऑक्जीन क्या होता है, ये एक विशेष प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है जिसका निर्माण स्तंभ शीर्ष पर, अगर हम ये मान लें कि ये जो है वो पौधा का तना है, तो तना का ये जो शीर्ष वाला भाग है यहाँ पर ये हार्मोन क्या होता है, स्रावित होता है ऑक्जीन। और ये यहाँ पर ऑक्जीन जब स्रावित होता है तो यहाँ पर ये 2 काम करता है। एक काम होता है कोशिका विभाजन का काम करता है, और एक होता है इसका कोशिका दीर्घन। दोनों समझ लेना यहीं पर
ठीक है। कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन में क्या अंतर होता है? जैसे मान लीजिए एक ये कोशिका है, अब इसको विभाजित होना है तो एक कोशिका से दो कोशिका, पहले एक ही कोशिका था, पूरा पूरा एक ही कोशिका था, और अब हो गया एक कोशिका से कितना कोशिका हो गया? दो कोशिका हो गया। तो यहाँ पर कोशिकाओं का संख्या बढ़ रहा है, कोशिकाओं का संख्या कितना हो गया? 1 से 2 हो गया। तो जब कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन कहते हैं। लेकिन कोशिका दीर्घन क्या होता है? कोशिका दीर्घन का सीधा सा मतलब, मान लीजिए कोशिका है, ठीक है, अब इसको दीर्घन का मतलब है कि अभी इसका एरिया जो है वो इतना है, अब थोड़ा देर के बाद में क्या होगा? फैलेगा, और फैल करके इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है? कोशिका का संख्या नहीं बढ़ा है, सिर्फ कोशिका का क्या हुआ है? आकार बढ़ा है, कोशिका का जो कोशिका द्रव है उसका मात्रा बढ़ा है, ठीक है, छोटा से वो बड़ा हो गया है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोशिका दीर्घन बोलेंगे। कोशिका की संख्या बढ़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? कोशिका विभाजन। और कोशिकाओं के आकार में वृद्धि हो रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोशिका दीर्घन बोलेंगे। और इस प्रकार के कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन जैसे कार्यों में जो सहायता करता है वो कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्जिन होता है, जो मुख्य रूप से स्तंभ शीर्ष के स्तंभ जो होता है या तना जो होता है उसके शीर्ष भाग से स्रावित होने वाला कार्बनिक यौगिक है। जिसको लिख सकते हैं ऑक्जिन के बारे में कि यह स्तंभ शीर्ष, यह स्तंभ शीर्ष से स्रावित होने वाला कार्बनिक यौगिक, स्तंभ शीर्ष से स्रावित होने वाला कार्बनिक यौगिक है, जो मुख्य रूप से कौन सा काम कर रहा है? कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन। मुख्य रूप से कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन में सहायता करता है। ये इसका मुख्य काम क्या है? ये कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन में सहायता करता है। कोशिका विभाजन का मतलब कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, और कोशिका दीर्घन का मतलब कोशिका द्रव की मात्रा में वृद्धि, उसको हम लोग कोशिका दीर्घन बोलेंगे। अब आगे अगर हम लोग देखें तो ऑक्जिन जो होता है ये यहाँ पर है, तो इससे यहाँ पर कोशिका का विभाजन होगा, और जब यहाँ पर कोशिका का विभाजन होगा तो तना का क्या होगा? वृद्धि होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, ऑक्जिन तना के वृद्धि में क्या करता है? सहायता करता है। ऑक्जिन तना के वृद्धि में सहायता करता है। एक चीज और यहाँ पर समझना है, तना के वृद्धि में सहायता करता है। अब मान लीजिए ये पौधा है, इस प्रकार से प्लांट है, और ये इसके तना है। अब इसके ऊपर सनलाइट पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश यहाँ पर आकर के पड़ रहा है ये तना पर। तो जब यहाँ पर सनलाइट पड़ता है तो इधर वाला जो ऑक्जिन हार्मोन जो ऊपरी भाग में प्रेजेंट होता है ये विसरित होकर के कहाँ जाते हैं? नीचे की ओर जाते हैं। ध्यान रखना, जब पौधा के किसी भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो जो ऑक्जिन हार्मोन होते हैं वो धूप वाले भाग से, वैसे भाग जहाँ पर प्रकाश पड़ रहा है वहाँ से विसरित होकर के, ठीक है ना, कहाँ जाते हैं? वैसे भाग में जाते हैं जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ वाले हार्मोन जो है वो नीचे आ गए। अब नीचे आ गए तो नीचे की यहाँ ऑक्जिन है, और इनका काम है क्या? कोशिका का विभाजन करना। तो ये जब कोशिकाओं का विभाजन करेंगे तो ऊपर ऑक्जिन हार्मोन नहीं है और नीचे ऑक्जिन हार्मोन है। तो यहाँ पर जब कोशिका का विभाजन होगा वो ऊपर के तुलना में क्या होगा? तीव्र गति से होगा। जब तीव्र गति से होता है इसीलिए ये जो तना होता है वो यहाँ पर क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। जो पौधों में आप लोग देखे होंगे कि टहनियाँ मुड़ी हुई होती है वो किसके कारण होता है? ऑक्जिन के कारण होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि ऑक्जिन जो है वो धूप वाले भाग से विसरित होकर किधर चला जाता है? छाया वाले भाग में चला जाता है, और इस कारण से छाया वाले भागों में जो पौधा होता है, ये जो तना होता है उसमें तीव्र गति से वृद्धि होती है और तना क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। तो इसी में एक नोट करके लिखेंगे, इम्पोर्टेंट है, नोट करके, जब पौधा के किसी भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ऑक्जिन विसरित होकर
विसरित मान विसरण क्रिया द्वारा विसरित होकर छाया वाले भागों में विसरित होकर प्ररोह, प्ररोह का मतलब होता है तना, प्ररोह के छाया वाले भागों में चला जाता है, छाया वाले भागों में चला जाता है जिससे वहां पर तीव्र वृद्धि होती है, जिससे वहां पर जहां पर ऑक्सीजन पहुंचा वहां पर क्या होगा, तीव्र वृद्धि होती है और टहनियां या तना क्या हो जाता है, मुड़ जाती है। तो पौधा में जो टहनियां मुड़ते हैं उसके लिए जिम्मेवार हार्मोन जो होता है वो ऑक्जिन होता है। तो ये है आपके ऑक्जिन हार्मोन का कार्य, इसको आप क्या करिए, नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन देखते हैं। नेक्स्ट जो हार्मोन होता है उसका नाम है जिबरेलिन्स। और ये जो जिबरेलिन्स होता है ये भी एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है और ये ऑक्जिन के उपस्थिति में, ऑक्जिन के सहायता से कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा क्या करता है, स्तंभ का मतलब होता है तना, ठीक है, उसके वृद्धि में क्या करता है, सहायता करता है। और साथ साथ ये जो है जिबरेलिन जो है वो बड़े आकार के जो फल होते हैं, फूल होते हैं, अगर उनका निर्माण करना है या फल या फूल का साइज बढ़ाना है, सामान्य से बड़ा करना है, तो उसके लिए भी कौन सा हार्मोन सहायता करता है, जिबरेलिन सहायता करता है। किसी भी बीज को अंकुरना होता है, ठीक है ना, तो उस बीज के अंकुरन में या ब्रेकिंग, जिसको हम लोग ब्रेकिंग डोरमेंसी ब्रेक करने में जो सहायता करता है वो भी कौन करता है, जिबरेलिन। तो पहले लिख लेते हैं उसके बाद समझते हैं। जिबरेलिन्स या जटिल कार्बनिक यौगिक है, यह जटिल कार्बनिक यौगिक है जो ऑक्जिन के उपस्थिति में, ऑक्जिन के उपस्थिति में कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा, कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन, अभी बताया कि कोशिका विभाजन का मतलब कोशिका की संख्या में वृद्धि और कोशिका दीर्घन का मतलब कोशिका द्रव्य या कोशिका के आकार में वृद्धि। तो कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा स्तंभों के, स्तंभ का मतलब होता है तना, स्तंभों के लंबाई में वृद्धि करता है, स्तंभों के लंबाई में वृद्धि करता है। फिर हम लोग बताए आपको कि जो जिबरेलिन होता है इसका उपयोग हम लोग बृहत आकार के, बड़े आकार के जो फूल और फल होते हैं उनके निर्माण में भी करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, जिबरेलिन्स का उपयोग बृहत आकार, बृहत का मतलब होता है बड़ा, बृहत आकार के फलों एवं फूलों के निर्माण में, फलों एवं फूलों के निर्माण में किया जाता है। तो ये जो जिबरेलिन होता है इसका सहायता से हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े आकार के फल एवं फूल का निर्माण करते हैं। यह बीजों के अंकुरन में भी क्या करता है, सहायता करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, जिबरेलिन्स बीजों के अंकुरन में सहायता करता है। बीजों का अंकुरन माने डोरमेंसी को ये क्या करता है, ब्रेक करता है। डोरमेंसी क्या होता है, इनएक्टिव स्टेज ऑफ सीड को हम लोग डोरमेंसी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि जिबरेलिन जो होता है, जिबरेलिन बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायता करता
है। बीज रहित फल का मतलब है बहुत सारे ऐसे फल होते हैं जिनमें बीज नहीं होता है, बीज का निर्माण, जैसे केला हो गया उसमें बीज नहीं होता। तो ऐसे फलों का जब उत्पादन करना होता है तो उनके उत्पादन में सहायता करने वाला जो हार्मोन है वो भी कौन होता है, जिबरेलिन्स होता है। तो ये जिबरेलिन के बारे में इसको आप क्या करिए, नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन देखते हैं। नेक्स्ट तीसरा जो हार्मोन आता है वह है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या होता है, ये ऐसे पादप हार्मोन होते हैं जिनका निर्माण बीज के भ्रूणपोष। बीज का भ्रूणपोष क्या होता है, अगर आप बीज को देखें तो बीज जो होता है उसका सबसे बाहरी तो हो गया सीड कोट, जिसको बीज चोल कहते हैं। उसके अंदर जो दाल वाला भाग होता है उसको कोटिलीडन कहते हैं, बीजपत्र कहते हैं। और उन दोनों दाल के बीच में छोटा सा सूक्ष्म पौधा होता है, अंकुरी वाला भाग जो होता है उसको हम लोग भ्रूण कहते हैं। तो या कह सकते हैं भ्रूणपोष कह रहा है। तो भ्रूण और भ्रूणपोष में अंतर होता है। बीज के अंदर का जो भाग होता है, तरल भाग होता है, उसको भ्रूणपोष का, जैसे नारियल देखोगे तो नारियल में जो पानी वाला भाग होता है वो क्या होता है, भ्रूणपोष। उसी प्रकार से प्रत्येक बीज जो होते हैं जब वो बन रहा होता है या उसका निर्माण हो रहा होता है तो उसमें पानी वाला भाग प्रेजेंट होता है कच्चा बीज में, और उसको हम लोग भ्रूणपोष कहते हैं। और उस भ्रूणपोष में क्या होता है, इस हार्मोन का निर्माण होता है। तो इसका लिख सकते हैं साइटोकाइनिन का निर्माण, साइटोकाइनिन का निर्माण बीजों के भ्रूणपोष का बताया भी, मतलब कि जो पानी वाला भाग होता है नारियल में, ठीक उसी प्रकार से बीज में भी पानी वाला भाग होता है। भ्रूणपोष एवं पौधों के जड़ों में होता है। पौधा दो जगह पर इसका निर्माण हो रहा है, तो बीज के भ्रूणपोष कर रहा है, दूसरा कहाँ कर रहा है, पौधा के जड़ों में होता है, जो रूट होता है वहां पर। अगर इसको देखें तो इसका काम क्या है, तो ये कई तरह के कार्य को करता है। यह इसी को लिखेंगे, यह जीर्णता क्या होता है, जीर्णता का मतलब होता है एजिंग ऑफ लीव्स। जो पत्तियां जो है वो जल्दी पुराना होकर के गिर न जाए, तो पत्तियों को पुराना होने से बचाने का जो काम होता है उसी को क्या बोलते हैं, जीर्णता। इसको लिख सकते हैं, पत्तियों को पुराना होने से बचाना, पत्तियों को पुराना होने से बचाने की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीर्णता बोलते हैं। तो यह जीर्णता को रोकता है, यह जीर्णता को रोकता है। सीधा सा मतलब पत्तियां पुराना कब हो जाते हैं, तो जब पत्तियों में क्लोरोफिल क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और जब जैसे ही क्लोरोफिल नष्ट हो जाएगा तो पत्तियां जो है वो पुराना हो जाएंगे, और पत्तियां जब पुराना होंगे तो वो पत्तियां जो है वो जल्दी से क्या हो जाएंगे, टूट करके नीचे गिर जाएंगे। तो ये एजिंग ऑफ लीव्स जो है पत्तियों को पुराने होने या कह सकते हैं जीर्णता को जो रोकने का कार्य कर रहा है वो कौन सा हार्मोन करता है, साइटोकाइनिन करता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, ये जो रंध्र जो है, रंध्र हम लोग पढ़े हैं कि रंध्र जो है उसको खुलने की क्रिया जो होती है उसको, या बंद होने की जो क्रिया है उस क्रिया में भी आपका कौन सा हार्मोन है, साइटोकाइनिन सहायता करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, यह रंध्र के खुलने में, मुख्य रूप से ये खुलने में सहायता करता है, खुलने की क्रिया में सहायता करता। ये दो ही काम है आपको याद रखना है। कोई भी पौधा का फल हो गया, फूल हो गया या पत्तियां हो गए, उनको पुराना होने से रोकने का जो काम करेगा वो कौन करेगा, साइटोकाइनिन करेगा। साथ ही साथ वो जो रंध्र होता है उसको खुलने की क्रिया को जो कंट्रोल करेगा वो भी कौन है, साइटोकाइनिन है। इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन जो आपका चौथा हार्मोन है उसका नाम है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिक अम्ल, और इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, ABA कहते हैं, एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट जो हार्मोन इसमें लिख सकते हैं, यह एक वृद्धि रोधक कार्बनिक यौगिक, यह एक वृद्धि रोधक कार्बनिक यौगिक है जो ऑक्सीजन एवं
जिबरेलिन के प्रभाव को उलट देता है। कहने का मतलब जिबरेलिन और जो एवजीन थे वो क्या कर रहे थे, कोशिका विभाजन के और कोशिका दीर्घन के द्वारा स्तंभों की लंबाई कर रहे थे। तो ये घटा नहीं देगा, वो बढ़ा रहे थे तो ये घटा नहीं देगा, ये क्या कर देगा, उनके कार्य को रोक देगा। कहने का मतलब कोई भी हार्मोन जो अब इससे पहले 3 को हम लोग पढ़े तो उनके कार्य को ये अवरुद्ध करता है, ये उनको रोकने का काम करता है, मैंने उल्टा काम करता है, उनके एंटी में काम करता है। ये एवजीन एवं जिबरेलिन के प्रभाव को क्या कर देता है, उलट देता है। इसी में लिख सकते हैं ABA या एब्सेसिक अम्ल कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन को अवरुद्ध करता है। अवरुद्ध करता है का मतलब है रोकता है, अवरुद्ध करता है। अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखें कि ABA का काम क्या है, तो एब्सेसिक एसिड जो होता है, अभी हम आपको बताया कि साइटोकाइनिन जो था वो पत्तियों को पुराना होने से रोक रहा है, और ये जो होता है वो पत्तियों को जल्दी पुराना करने के लिए जिम्मेवार होता है और उनको मुरझा करके विलगन का मतलब होता है पत्तियों को टूट करके गिरना। तो नेक्स्ट लिख सकते हैं एब्सेसिक अम्ल पत्तियों के मुरझाने एवं विलगन का मतलब होता है टूट करके गिरना, विलगन में सहायता करता है। ये एकदम उल्टा काम करता है, जो उससे पहले 3 गो हार्मोन पर उनके सभी का उल्टा काम करने वाला ये एब्सेसिक एसिड है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो अभी देखें कि ये जो है ये क्या कर रहा है, रंध्र के खुलने में सहायता कर रहा है। तो ये किसका काम क्या है, ये रंध्र को बंद करने में क्या करता है, सहायता करता है। इसमें लिख सकते हैं यह रंध्र के बंद होने की क्रिया, रंध्र के बंद होने की क्रिया में सहायता करता है। रंध्र के बंद होने की क्रिया में सहायता करता है। और अगर आखिरी पॉइंट देखें तो हम लोग जिब्रेलिन में पढ़े कि जिब्रेलिन जो होता है उसका काम क्या है। तो जिब्रेलिन जो होता है वो बीज के अंकुरन में सहायता करता है, और ये बीज के अंकुरन को क्या करता है, रोकता है, डोरमेंसी को प्रमोट करता है। आखिरी पॉइंट लिख सकते हैं यह बीज के अंकुरन जिसको बोलते हैं सीड, बीज के अंकुरन सीड डोरमेंसी को रोकता है। सीड या ऐसे लिख सकते हैं बीज के अंकुरन को रोकता है। तो ये है आपका एब्सेसिक एसिड का कार्य। और ऊपर था साइटोकाइनिन, इसको भी आप क्या करिए, नोट करिए। इसके बाद एक और हार्मोन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो आपका 5वां हार्मोन आता है उसका नाम है एथिलीन। और ये एथिलीन जो होता है ये गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है, और ये पौधा के सभी भागों में क्या होता है, बनता है। इसे कह सकते हैं कि पत्तियां, फल हो गया, फूल हो गया, पत्तियां हो गया, तना हो गया, जड़ हो गया, तो ये सभी भागों में क्या होता है, उत्पादित होता है। और इसका मुख्य कार्य क्या है, तो ये पौधा में फल को पकाने का काम करता है, इसलिए इसको फल पकाने वाले हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आता है कि फल पकाने वाले हार्मोन किसे कहा जाता है, या फल पकाने के लिए कौन से हार्मोन का प्रयोग करते हैं, तो वो कौन होता है, एथिलीन होता है। तो लिख सकते हैं कि यह गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है। यह गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है जो फूल, फल, पत्तियां एवं जड़ों में उत्पन्न होता है या उत्पादित होता है। और इसका अंतिम जो इम्पोर्टेंट है वो कार्य है कि यह इस फल को पकाने में सहायता करता
करता है और इसीलिए इसको हम लोग फल पकाने वाले हार्मोन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो यहाँ तक हम लोग को जो पढ़े वो था पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय। इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ना है, लेकिन उसके लिए हम लोग उसके बारे में अगले क्लास से पढ़ेंगे। तो इसको आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए और बाकी विशेष अगले क्लास में। धन्यवाद।